हेलो फ्रेंड, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूँ और यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की यूनिट नंबर 2 जो कि है आपकी आईसी इंजन। इसका जो एक हाफ पार्ट है जिसको अपन बोलते हैं पंप, वो मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप जाके देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी जहाँ पे आप पंप्स के बारे में देख सकते हैं, जिसके अंदर मैंने रेसिप्रोकेटिंग पंप और सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में डिटेल्स में बताया जो कि सिलेबस के अंदर है। तो अभी अपन बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो कि चैप्टर से रिलेटेड है, जो कि है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ आईसी इंजन के बारे में बात करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ आईसी इंजन के बारे में बात करेंगे, मेन कंपोनेंट्स ऑफ द आईसी इंजन के बारे में बात करेंगे, वर्किंग ऑफ आईसी इंजन एंड इट्स कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो देखेंगे इसके अंदर सिंपल। सो इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन है क्या आईसी इंजन का। जनरली जो इंजन्स थे, अभी जो मार्केट के अंदर इंजन चलते हैं ज़्यादा तरीके से, एक तो आपका पेट्रोल इंजन होता है जिसको अपन ऑटो इंजन या फिर आपका एक तरीके से बोला जाए तो स्पार्क इग्निशन इंजन बोल देते हैं, और एक आपका डीजल इंजन होता है। तो 1876 में जो 4 स्ट्रोक इंजन था बेस्ड ऑन द ऑटो साइकिल यानी पेट्रोल पे चलने वाला, वो एक जर्मन साइंटिस्ट यानी कि जो आपके निकोलस ऑटो थे उन्होंने बनाया था। डीजल इंजन वाज डेवलप्ड अनदर जर्मन इंजीनियर जो कि हैं आपके रुडोल्फ डीजल, जो कि 1892 में अब आया था। मतलब आप समझ रहे हैं लगभग टाइम लग गया था बीच में आने में, कि पेट्रोल से अगर अपन डीजल में आए थे तो थोड़ा सा टाइम लग गया था। तो सेम टाइम पे अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन है कि एक आपका ऑटो साइकिल पे काम करता था, एक डीजल साइकिल पे काम करता था। तो और दो तरीके के इंजन थे, जो कि है आपका एक ऑटो इंजन और एक है आपका डीजल इंजन। फिर आगे उन्होंने बताया है, engines refers heat engine is device which converts the chemical energy of fuel into the heat energy and this energy further convert into the mechanical energy। तो जैसे कि आपने थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ देखा है, उसके अंदर अपने को पता है कि जितनी भी आपके सोर्स के अंदर एनर्जी होती है, Q1 बोल दो आप, उसको हीट इंजन के थ्रू अपन क्या करते हैं, कन्वर्ट कराते हैं वर्क के अंदर, और कुछ एनर्जी जो Q2 होती है वो रिजेक्ट हो जाती है, जहाँ सिंक में चली जाती है। तो सेम टाइम पे उन्होंने वही बताया है कि जो आपकी एनर्जी है जो कि फ्यूल की फॉर्म में है, उसको अपन क्या करते हैं, एक मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर लेते हैं जिससे कि आपकी मशीन है वो चलती है। तो सेम टाइम पे आगे उन्होंने और क्या है, based of based on where the combustion's fuel take place where the outside of the working सिलेंडर इनसाइड दी वर्किंग सिलेंडर है। अपन जो बात करते हैं कि कहाँ पे कंबशन हो रहा है, या तो कंबशन किसी सराउंडिंग के अंदर हो रहा है तो उसको आपको बोलना पड़ेगा इंटरनल कंबशन इंजन यानी कि आईसी इंजन। अगर आपका कंबशन कहीं बाहर हो रहा है तो उसको अपन बोलेंगे एक्सटर्नल कंबशन यानी कि ईसी इंजन। तो ये दो तरीके के इंजन होते हैं, एक आईसी इंजन होता है और एक ईसी इंजन होता है। जनरली जो आईसी इंजन होते हैं वो फ्यूल के ऊपर काम करते हैं, पेट्रोल डीजल, और जो ईसी इंजन होते हैं वो आपकी टरबाइंस वगैरह होती है, जैसे आपकी स्टीम टरबाइन वगैरह है, तो वो आपकी क्या होती हैं, आपकी ईसी इंजन कहलाते हैं। आगे चल देते हैं। सो क्लासिफिकेशन ऑफ हीट इंजन, तो जनरली आप देख रहे हैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ हीट इंजन की अपन जो बात कर रहे हैं इसके अंदर, तो दो इंजन है आपके, एक आईसी इंजन हो गया, आपका ईसी इंजन हो गया। तो उसने बताया कि इन आईसी इंजन द कंबशन ऑफ फ्यूल टेक प्लेस इनसाइड द इंजन सिलेंडर, यानी कि जो सिलेंडर होता है इंजन का, उस सिलेंडर के अंदर आपकी जो हीट होती है, जो फायर होती है, वो उस सिलेंडर के इनसाइड दी वॉल होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं एग्जांपल्स में कि डीजल इंजन हो जाएगा, पेट्रोल इंजन हो जाएगा, गैस इंजन या गैस टरबाइंस हो सकते हैं। एक्सटर्नल कंबशन इंजन यानी कि ईसी इंजन, इसके अंदर क्या होता है, कंबशन ऑफ फ्यूल टेक प्लेस आउटसाइड दी वर्किंग सिलेंडर, यानी कि जो सिलेंडर है उसके बाहर अगर आपका फायर हो रहा है तो वो आपके ईसी इंजन कहलाता है। जैसे कि आपका स्टीम इंजन लिख रखा है यहाँ पे, और साथ के साथ उन्होंने बोल रखा है कि स्टीम टरबाइन है। आगे चलते हैं। सो जनरली अपन डिफरेंस देख रहे हैं कि डिफरेंस इन बिटवीन किस किस के बीच में, आपका आईसी इंजन और ईसी इंजन के बीच में डिफरेंस है। जनरल बहुत सिंपल है, तो वो सबको पता है कि इनसाइड दी सिलेंडर अगर आपका कंबशन हो रहा है तो वो आपका आईसी इंजन है, और आउटसाइड हो रहा है तो आपका एक तरीके से देखा जाए तो ईसी इंजन है। इसका जो आईसी इंजन होते हैं उनका साइज बहुत स्मॉल होता है, यानी कि कॉम्पैक्ट इन साइज होते हैं। साथ के साथ जो ईसी इंजन होते हैं उनका साइज बड़ा होता है, लार्ज होता है। इसीलिए इनकी जब, क्योंकि साइज छोटा है तो इसकी इनिशियल कॉस्ट कम हो जाती है, और यहाँ पे जो इनकी इनिशियल कॉस्ट होती है वो ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पे जनरली जो आपका वर्किंग फ्लूइड होता है वो एयर और फ्यूल के साथ आता है, बट यहाँ पे जो वर्किंग फ्लूइड होता है वो एक तरीके से स्टीम होती है। ईजियर एंड क्विक स्टार्ट होता है, यानी कि आपको बस स्पार्क या फिर फ्यूल इंजेक्टर के थ्रू आपको फ्यूल को प्रोवाइड करना होता है वहाँ पे, और आपकी स्टार्ट हो जाती है। पर यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है उसको चलाना।
कॉस्टली फ्यूल आर रिक्वायर्ड लाइक द पेट्रोल एंड डीजल, यानी कि महंगा होता है आपका जो पेट्रोल डीजल है, पर यहाँ पे कोल यूज़ करते हैं तो वो सस्ता हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे जो चीपर फ्यूल है अपन उसको यूज़ कर लेते हैं। मोर सूटेबल फॉर द मोबाइल एप्लीकेशन, यानी इधर से उधर ले जाने के लिए अगर अपन किसी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से यूज़ कर सकते हैं, पर ऐसा यहाँ नहीं होता है। जो मेन टॉपिक है अपन उस टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। क्या है वो मेन टॉपिक? वो है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ आईसी इंजन। क्लासिफिकेशन ऑफ आईसी इंजन की बात करते हैं, सबसे पहले अपन बात करते हैं नंबर ऑफ स्ट्रोक के बेसिस पे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पर्पस के हिसाब से। तो 2 स्ट्रोक इंजन होता है एक आपका, एक होता है 4 स्ट्रोक इंजन। 2 स्ट्रोक इंजन जनरली क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे पहले भी बताया है कि जो आपका एक आईसी इंजन है उसमें एक टीडीसी होता है, टॉप डेड सेंटर, और एक होता है बीडीसी। यानी इसका कहने का मतलब है कि इस पोजीशन से ऊपर जो आपका पिस्टन है वो मूव नहीं करेगा। सेम टाइम पे बीडीसी में भी वो पिस्टन इससे नीचे नहीं जाएगा। तो जो आपकी डिस्टेंस है इन दोनों के बीच की, उसको अपन बोलते हैं कि एक स्ट्रोक। क्या बोल देते हैं? एक स्ट्रोक। अब मान लीजिए कि अब उसने बोला है कि 2 स्ट्रोक है, तो 2 स्ट्रोक का मतलब क्या हो जाएगा कि पिस्टन आपका बीडीसी से टीडीसी जाएगा, टीडीसी से बीडीसी आएगा, यानी कि वो 2 बार जाएगा, मतलब एक बार ऊपर और एक बार नीचे। तो सेम टाइम पे वो 2 स्ट्रोक हो जाएंगे, और इस 2 स्ट्रोक के साथ जो क्रैंक होगी उसका एक रोटेशन होगा पूरा। एक रोटेशन मतलब वो 360 डिग्री घूम सकता है। बट है ना 4 स्ट्रोक के अंदर वही काम 4 बार होगा, और क्रैंक का रोटेशन आपका कितनी बार रोटेट होगा? 2 बार रोटेट होगा। तो ये आपका बेस्ड है स्ट्रोक के बेसिस पे। अब आप यहाँ पे आगे बात करेंगे कि थर्मोडायनेमिक साइकिल और उसके मेथड ऑफ हीट्स की एडिशन के बेसिस पे कैसे होगा। तो जैसे आप देखेंगे, ऑटो साइकिल है जो पेट्रोल के ऊपर चलती है, डीजल साइकिल है यानी जो डीजल पे चलती है, एक सेमी डीजल साइकिल है जिसको अपन ड्यूअल साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्यूअल साइकिल, जिसमें ड्यूअल कंबशन होता है। तो इस तरीके से आप थर्मोडायनेमिक साइकिल के बेसिस पे भी इसका कंपेरिजन कर सकते हैं। आगे आप देखेंगे टाइप ऑफ फ्यूल के बेसिस पे। तो जनरली जो मार्केट में चलता है, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया और गैस इंजन है, तो उनके लिए अलग हाई परफॉर्मेंस फ्यूल आता है। इग्निशन के बेसिस पे जो पेट्रोल इंजन होते हैं उसमें स्पार्क प्लग होता है, तो इसलिए उसको अपन एसआई इंजन बोल देते हैं। और कंप्रेशन इग्निशन, यानी कि जो डीजल इंजन होते हैं उसमें कंप्रेशन की वजह से इग्निशन होता है, तो उसको अपन सीआई इंजन भी बोल देते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एसआई इंजन और सीआई इंजन के बारे में बताइए, तो आप जनरली लिख सकते हैं एसआई मतलब स्पार्क इग्निशन और सीआई मतलब आपका कंप्रेशन इग्निशन हो जाता है। कूलिंग सिस्टम के बेसिस पे अगर बात करेंगे तो एयर कूल्ड इंजन भी होते हैं और वाटर कूल्ड इंजन होते हैं। जैसे आप बाइक वगैरह के अंदर आप देखेंगे जो कम सीसी की बाइक होती है, 350 सीसी की बाइक है या फिर आपकी 125 सीसी की बाइक है, तो उसके अंदर आपने देखा होगा इंजन के ऊपर ऐसे फिन्स बनी होती हैं। फिन्स यानी वो एयर कूल्ड सिस्टम्स होते हैं। और ज़्यादा सीसी की बाइक या कार होती है उसके अंदर आप देखेंगे तो उसके अंदर एक वाटर जैकेट्स होती है, रेडिएटर लगा रहता है, फैन लगा रहता है जो कि उसके अंदर कूलिंग प्रोवाइड करता है। तो ये आपके 2 तरीके से कूलिंग सिस्टम भी होते हैं। आगे चलते हैं। जो आगे टॉपिक है वो है आईसी इंजन टर्मिनोलॉजी, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो टर्मिनोलॉजी होती है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है आपको समझने के लिए कि आईसी इंजन के अंदर है क्या है। तो सबसे पहले नंबर दे रखा है आपका बोर। बोर का मतलब होता है जो सिलेंडर का इनसाइड डायामीटर होता है, यानी जो जैसे पिस्टन सिलेंडर है आपका, तो इसका जो इंटरनल डायामीटर होगा डी, उसको अपन बोलेंगे बोर डायामीटर। क्या बोलेंगे उसका? बोर डायामीटर। फिर इसी के अंदर 2 चीज़ें और होती है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एक टीडीसी होता है, और टीडीसी आपको पता है टॉप डेड सेंटर होता है, जिसको अपन बोलते हैं जो टॉप मोस्ट पोजीशन होती है जिससे ऊपर आपका पिस्टन नहीं जाता है। जैसे उसने बोला कि द एक्सट्रीम पोजीशन रीच बाय द पिस्टन एट द टॉप ऑफ द सिलेंडर इन द वर्टिकल इंजन इज कॉल्ड टॉप डेड सेंटर। सेम टाइम पे बॉटम डेड सेंटर की बात करेंगे जो कि बीडीसी है आपका, जो कि इसकी बॉटम या आप बोल सकते हैं एक्सट्रीम पोजीशन है जो कि बॉटम में, उससे वो नीचे नहीं जाएगा, तो उसको अपन बॉटम डेड सेंटर बोलेंगे। स्ट्रोक की अपन बात कर चुके हैं ऑलरेडी कि दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है, द नॉमिनल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पिस्टन इनसाइड द सिलेंडर, जो कि एक्सट्रीम अपर और लोअर पोजीशन है जिसको अपन टीडीसी और बीडीसी बोलते हैं, उसको अपन एक स्ट्रोक बोल देते हैं। आगे आप देख रहे हैं कंप्रेशन रेशियो, जो कि बहुत जरूरी है। कंप्रेशन रेशियो क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मैंने बताया था कि एक टीडीसी एक बीडीसी है, तो इसके बीच में आपका स्ट्रोक है, और क्योंकि ये सिलेंडर है तो एक इसका वॉल्यूम बन जाएगा। जैसे मैं बोलूँ इसका π/4 डी स्क्वायर इंटू एल इसमें एल इसका मैंने स्ट्रोक मान लिया, और साथ के साथ यहाँ पे एक एरिया बच जाता है, इसको अपन क्लियरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसका क्लियरेंस एक तरीके से, यानी खाली एरिया है यहाँ पे। यहाँ पे क्या होता है जब कंप्रेशन होता है तो उस जगह पे आपका एयर फ्यूल का मिक्सचर कंप्रेस हो जाता है, तो यहाँ पे एक आपका कंप्रेशन वॉल्यूम हो जाता है इसकी वजह से। तो सेम टाइम पे जब टोटल वॉल्यूम की बात करते हैं, जो टोटल वॉल्यूम है वो वी एस प्लस के वी सी हो जाता है।
जिसको अपन स्ट्रोक वॉल्यूम या स्वेप्ट वॉल्यूम भी बोल देते हैं, और साथ के साथ आपका क्लियरेंस वॉल्यूम हो जाता है। तो जब अपन कंप्रेशन रेशियो यानी आर की बात करते हैं तो वो टोटल वॉल्यूम जो होता है उस टोटल वॉल्यूम के नीचे क्लियरेंस वॉल्यूम आ जाता है। कहने का मतलब क्या है कि वी एच प्लस के वी सी हो जाता है ओवर वी सी। तो ये जो फॉर्मूला होता है वो आपके कंप्रेशन रेशियो की वैल्यू होती है। जनरली अपन बात करें जो पेट्रोल इंजन होते हैं, जो पेट्रोल इंजन है उसका कंप्रेशन रेशियो ऑल अराउंड अगर आप नोटिस करें कि 4 to 6 तक चला जाता है एक तरीके से देखा जाए, और जो डीजल से इंजन होते हैं उनका जो कंप्रेशन रेशियो होता है वो 16 to 24 के अराउंड चला जाता है। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि जो कंप्रेशन इग्निशन है इसी की वजह से बना है, क्योंकि यहाँ पे कंप्रेशन की वजह से ही आपका क्या हो रहा है, फायर हो रही है। और यहाँ पे क्या होता है कि फायर जो होती है वो स्पार्क प्लग की वजह से होती है, इसलिए इसको स्पार्क इग्निशन बोल देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बेसिक डेफिनेशन, इट इज़ द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम सिलेंडर वॉल्यूम टू द क्लियरेंस वॉल्यूम, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। साथ के साथ आप और आगे नोटिस करेंगे जैसे उसने बोला है स्वेप्ट वॉल्यूम के बारे में, इट इज़ अ वॉल्यूम ऑफ स्पेस जनरेटेड बाय द मूवमेंट ऑफ द पिस्टन फ्रॉम द वन डेड सेंटर टू द अनदर डेड सेंटर, यानी दोनों के बीच का जो वॉल्यूम है। क्लियरेंस आपको बता दिया कि जो ऊपर स्पेस होता है उसको अपन बोलते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम। ये कुछ डायग्राम है, इस डायग्राम को अपन आगे समझेंगे। ये इसके मेन कंपोनेंट्स हैं आईसी इंजन के। अगर आप नोटिस करेंगे जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं उसके बारे में उसने बता रखा है, तो क्या है अपन देख लेते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पे इसने सेंटर में दिखा रखा है एक आपकी क्रैंक शाफ्ट है, और क्रैंक शाफ्ट से कनेक्टेड आपकी क्रैंक है, और क्रैंक जो लगी हुई है वो क्रैंक पिन पे लगी हुई है जो कि कनेक्टिंग रॉड के ऊपर है। किसके ऊपर है, आपकी कनेक्टिंग रॉड के ऊपर है। और कनेक्टिंग रॉड आप देख सकते हैं कि ये आपकी कनेक्टिंग रॉड है पूरी। कनेक्टिंग रॉड आपकी गजन पिन के थ्रू आपकी पिस्टन के ऊपर लगी हुई है, पिस्टन के ऊपर आपकी पिस्टन रिंग्स लगी हुई है, और ये सारी चीज़ें आपकी किसके अंदर, एक सिलेंडर के अंदर है। सिलेंडर के ऊपर उसका सिलेंडर हेड हो जाता है, इस पे 2 पोर्ट लगे, एक इनलेट पोर्ट बोल देते हैं या इनलेट वॉल्व बोल देते हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं आप एग्जॉस्ट वॉल लगा रखा है। साथ के साथ यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए थी जो कि मिसिंग है। कैम प्रोफाइल होती है, कैम शाफ्ट्स होते हैं, तो अपन उसको आगे देखेंगे। सो मेन कंपोनेंट की बात कर लेते हैं यहाँ पे। सो मेन कंपोनेंट ऑफ आईसी इंजन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले उसने बोल ही दिया कि सिलेंडर ब्लॉक है। सिलेंडर ब्लॉक एक ऐसा पार्ट होता है आईसी इंजन का जिसके अंदर क्या होता है कि कास्टिंग के थ्रू अपन क्या करते हैं, उस पूरे पार्ट के जो भी हमको असेंबली करनी है वो अपन इसको बना लेते हैं। तो इसने बोला कि इट इज़ अ मेन ब्लॉक, यानी कि सबसे मेन ब्लॉक है। इस कंटेन्स सिलेंडर एक्यूरेटली फिनिश टू द अकोमोडेट पिस्टन्स, यानी कि इसके अंदर जो पिस्टन्स की पोजीशंस होती है अपन उसको प्रॉपर तरीके से लगाते हैं कि जहाँ पे अपन पिस्टल को सेटल डाउन कर सकते हैं। नीचे डायग्राम भी अपन बाद में बात करेंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें क्रैंक है, कैम शाफ्ट है, पिस्टन है, अदर इंजन पार्ट्स भी इसी के इस ब्लॉक के अंदर अटैच होते हैं। साथ ही साथ उसने बताया कि इन वाटर कूल्ड इंजन द सिलेंडर ब्लॉक इज प्रोवाइडेड विद द वाटर जैकेट, यानी कि जब भी कूलिंग की बात होती है तो इसके सराउंडिंग में क्या होता है, इस ब्लॉक के वाटर जैकेट्स लगी रहती है। क्या लगी रहती है, वाटर जैकेट्स, जो कि क्या वाटर की सप्लाई को इसके अंदर सर्कुलेट करती है प्रॉपर तरीके से, जिससे क्या होता है, कूलिंग होती है। द मटेरियल यूज्ड सिलेंडर आर ग्रे कास्ट आयरन, जो कि आप सारे पूरे इंजन के पार्ट्स में देख सकते हैं। और नेक्स्ट इज द एल्यूमिनियम अलॉय, तो ये इसके अंदर क्या होता है, मटेरियल अपन इसके अंदर यूज़ करते हैं। इसके आगे दिखा है इट इज़ यूजली मेड फॉर अ सिंगल कास्टिंग, क्योंकि एक सिंगल पार्ट है तो सिंगल कास्टिंग के थ्रू ही बनता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इसके डायग्राम है। तो सिलेंडर ब्लॉक के डायग्राम जैसे एक पूरा पार्ट लगा हुआ है, यहाँ पे आपके पिस्टन चले जाएंगे सारे, और यहाँ देख रहे हैं आप तो यहाँ पे जो बची हुई बेल्ट वगैरह है, कैम शाफ्ट्स वगैरह है, इसके ऊपर आप देखेंगे जब इसका सिलेंडर हेड आ जाएगा तो सिलेंडर हेड के अंदर आपकी क्रैंक शाफ्ट्स वगैरह आ जाएंगी। तो नेक्स्ट इज अ सिलेंडर हेड, जो कि जैसे मैंने बताया कि जो सिलेंडर है उसके ऊपर सिलेंडर हेड होता है। सिलेंडर हेड लाइक क्या है कि जो आपका सिलेंडर हेड है वो एक तरीके से माउंटेड पार्ट है जिसके अंदर अपन इनलेट वॉल और आपके जितने भी स्पार्क प्लग या फ्यूल इंजेक्टर्स होते हैं उनको माउंट कर देते हैं, जैसे आप यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हैं। द सिलेंडर हेड इज बोल्टेड टू द सिलेंडर ब्लॉक बाय मीन्स ऑफ स्टड्स, यानी कि अच्छी तरीके से फंसा दिया जाता है उसके अंदर स्टड्स मीन्स। द वाटर जैकेट्स आर प्रोवाइडेड फॉर कूलिंग वाटर सर्कुलेशन, यानी इसके अंदर क्या है, आपकी जो सर्कुलेशन ऑफ वाटर है या फिर कोई भी चीज़ होती है उसको अपन सप्लाई से कनेक्टेड कर देते हैं। The material used for the cylinder head are cast irons, aluminum alloy. It is generally made of single cast iron, यानी कि एक ही कास्टिंग में बना होता है और सिंगल कास्ट आयरन से बन जाता है। सिंगल यानी सिंगल पीस होता है और कास्ट आयरन से बना होता है। सिलेंडर लाइनर्स होते हैं,
दो तरीके से लाइनर्स होते हैं, एक वेट लाइनर्स होता है और ड्राई लाइनर्स होते हैं। ये जो पेरीफेरी ऑफ पिस्टन होती है सिलेंडर बोर की, उसके ऊपर इसको लगाने का काम आता है। एक तरीके से ये क्या करते हैं, हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और रेजिस्ट करते हैं जो भी आपकी कोरोजन वगैरह होता है उससे। द लाइनर इज स्लीव विच इज द फिटेड इनटू द सिलेंडर बोर, जो सिलेंडर का डायमीटर है उसके अंदर लगे रहते हैं। इट इज प्रोवाइड्स बियर रेजिस्टेंस सरफेस फॉर द सिलेंडर बोर, यानी कि जो रजिस्ट है आपका बियर एंड टीयर, उससे इसको रजिस्ट करते हैं। आगे आप नोटिस करेंगे सिलेंडर लाइनर्स आपका वेट लाइनर आ गया, ड्राई लाइनर आएगा इसके बाद। तो इसने बोला कि दीज लाइनर्स आर सराउंडेड और बैटेड बाय द कूलिंग वाटर, यानी इसकी जो सराउंडिंग होती है वो पानी से घिरी होती है। इट इज प्रोवाइड्स बियर रेजिस्टेंस, जैसे अपन ऊपर पढ़ चुके हैं। सरफेस फॉर द पिस्टन्स रेसिप्रोकेट्स ऑल्सो, इट्स एक्ट अ सील फॉर द वाटर जैकेट, एक तरीके से वाटर जैकेट से सील कराता है। ड्राई लाइनर यानी सूखा होगा, ऑयल वगैरह से होगा और डायरेक्टली वाटर के टच में आ रहा होगा। ड्राई लाइनर हैव द मटेरियल metal contact with the cylindrical block, they are not directly into the touch with cooling water। आगे लाइनर मटेरियल जो होता है वो आपका एब्रेसिव बियर रेजिस्टेंस होता है और जिससे कोरोजन नहीं लगे, यानी कि क्रोमियम प्लेटेड रहता है। तो क्रोमियम प्लेटेड माइल्ड स्टील ट्यूब यूज्ड एज अ लाइनर, इसके अंदर अगर आप नोटिस करेंगे तो इसको अपन क्रोमियम से बनाते हैं, क्रोमियम की कोटिंग होती है और क्रोमियम की कोटिंग होने की वजह से उस पर कोरोजन नहीं लगता, यानी जंग नहीं लगती है। नेक्स्ट इज अ क्रैंकेज, जहाँ पे क्रैंक रखी जाती है उसको क्रैंकेज बोलते हैं। तो इसने बोल रखा है कि इट मे बी द कास्ट इंटीग्रल विद द सिलेंडर ब्लॉक, यानी कि अपन इसको कास्टिंग से ही बनाते हैं। समटाइम कास्ट सेपरेटली एंड देन दी अटैच टू द ब्लॉक, कभी कभी अपन इसको सेपरेटली बना के इसको अटैच कर देते हैं। और जनरली जो इसका मटेरियल है वही है, एक तरीके से देखेंगे आप, कास्ट आयरन है, साथ के साथ एल्यूमिनियम अलॉय है और अलॉय स्टील है। नेक्स्ट इज द ऑयल पेन और ऑयल सम्प। ऑयल पेन और ऑयल सम्प यानी लोएस्ट पार्ट होता है जहाँ पे आपका ऑयल होता है, बाइक वगैरह आप इंजन में आपने देख रखा होगा। सो ऑयल सम्प्स इज द बॉटम पार्ट ऑफ द इंजन। इट कंटेन्स लुब्रिकेटिंग ऑयल्स, यानी इनसाइड इसके अंदर आपका लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है जो कि अलग अलग पार्ट तक जाता है। द ड्रेन प्लग इज प्रोवाइड द ऑयल सम्प टू द ड्रेन आउट ऑफ द ऑयल। ये कहने का मतलब है कि ड्रेन आउट भी होगा, ड्रेन इन भी होगा, जहाँ से आपको अच्छा वाला फ्यूल आप इसको डालेंगे। Okay. Next is the piston is the most important part of the IC engine. The piston serves the following purposes, यानी बहुत सारे पर्पज होते हैं। क्या होता है, इट एक्ट एज अ मूवेबल गेट्स टाइट सील टू कीप द गैस इनसाइड द सिलेंडर, यानी कि जैसे देखेंगे जब फायर होगी तो इसकी जो अपर सरफेस है ये वाली, इसके ऊपर आपकी क्या फायर होगी, जिसकी वजह से थ्रस्ट डेवलप होगा और यहाँ पे एक रेसिप्रोकेटिंग मोशन होगा और यहाँ पे एक रोटेटरी मोशन होगा। तो सेम टाइम पे वही चीज़ बता रहा है कि इन ट्रांसमिट द फोर्स एक्सप्लोजन इन द सिलेंडर द क्रैंक शाफ्ट थ्रू द कनेक्टिंग रॉड, यानी कि जो क्रैंक शाफ्ट आपके रोटेट होगी, क्रैंक शाफ्ट जो रोटेट होगी वो कनेक्टिंग रॉड के थ्रू रोटेट होगी। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कनेक्टिंग रॉड है, वो किसकी वजह से होगी, जो थ्रस्ट डेवलप होगा। सम ऑफ द मटेरियल यूज फॉर द पिस्टन आर कास्ट आयरन अलॉय, क्रोम निकल अलॉय, निकल आयरन अलॉय एंड कास्ट स्टील। जनरली आप क्या है, जो स्टार्टिंग में सारा मटेरियल सेम चल रहा है, जो कास्ट आयरन है, एल्यूमिनियम अलॉय, सभी पार्ट्स में जनरली यही यूज होता है क्योंकि सिमिलर मटेरियल यूज करते हैं अपन इंजन के लिए। पिस्टन के ऊपर पिस्टन रिंग्स लगी रहती हैं जो कि उसको सील्ड पैक करते हैं, जो कि आपको पता है कि जैसे ये सरफेस है इसकी, तो इसके ऊपर यहाँ लाइंस देख रहे हो आप, यहाँ पे पिस्टन रिंग्स लगी रहती हैं। सबसे वाली जो नीचे वाली रिंग रहती है उसको अपन ऑयल रिंग बोलते हैं, कंप्रेशन रिंग होती है। तो जो ऑयल रिंग होती है, जो सम्प के अंदर जो ऑयल भरा रहता है उसको ऊपर नहीं जाने देती। ऊपर मतलब क्योंकि ऊपर तो फायर हो रही है ना, फ्यूल से, पेट्रोल से, एयर फ्यूल के मिक्सचर से। अगर ये लुब्रिकेटिंग ऑयल ऊपर चला जाएगा तो काला धुआं आ जाएगा, कभी कभी ऐसा होता है तो इंजन सीज हो जाता है। तो piston rings are inserted in the grooves provided in the pistons. Two types of piston rings are used in the piston. Number one is the compression ring, number two is the oil ring या oil control rings बोलते हैं उसको। So compression rings provide an effective seal for the high pressure gases inside the cylinder. They prevent the leakage of the high pressure gas from the combustion chamber into the crankcase. तो ये एक तरीके से सील प्रोवाइड करती हैं हाई प्रेशर जो चैम्बर है उससे, और जो आपका फ्यूल है उसको लीकेज नहीं करने देती। ईच पिस्टन इज प्रोवाइडेड विद द एटलीस्ट 2 कंप्रेशन रिंग, जैसे मैंने बताया कि 3 ग्रुप थे तो उसमें से 2 आपकी कंप्रेशन रिंग है और एक ऑयल सील्ड रिंग है। सो नेक्स्ट इज द ऑयल रिंग।
The material used for the piston ring should be the wear resistance. Normally, piston rings are made of the alloy steel or containing the silicon, magnesium alloy etc. ये डला होता है उसके अंदर, और ये ऑयल को मैं पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, उससे प्रोटेक्ट करती है. नेक्स्ट पार्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इज द कनेक्टिंग रॉड. सो ऑलरेडी आपको पता है कि पिस्टन और जो क्रैंक होती है उसके बीच में पिस्टन लगा रहता, पिस्टन को कनेक्ट करती है यहाँ पे कनेक्टिंग रॉड. तो ये वही चीज बताएंगे. इट्स कनेक्ट द पिस्टन एंड क्रैंक शाफ्ट और पिस्टन को कनेक्ट करते हैं. इट्स ट्रांसमिट द फोर्स एक्सप्लोजन ड्यूरिंग द पावर स्ट्रोक टू द क्रैंक शाफ्ट, यानी कि यहाँ पे जो फायर हो रही है ऊपर, उसके थ्रू जो एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है वो क्रैंक शाफ्ट में प्रोवाइड कर रहे हैं. द कनेक्टिंग रॉड हैज द बियरिंग एट बोथ एंड्स, यानी कि जो इसके दोनों एंड होते हैं, एक बिग एंड होता है, एक स्मॉल एंड होता है. तो बिग एंड पे भी एक बियरिंग लगी रहती है, स्मॉल एंड पे भी बियरिंग लगी रहती है. जनरली स्मॉल एंड इज कनेक्टेड विद द पिस्टन, किससे कनेक्टेड होता है, पिस्टन से, और बिग एंड किससे कनेक्टेड होता है, क्रैंक शाफ्ट से. तो आगे बताएंगे. द स्मॉल एंड ऑफ द कनेक्टिंग रॉड हैज अ सॉलिड और split eyes, contains a brush. This end connected to the pistons by means of the गजन पिन. यहाँ पे गजन पिन लगी रहती है जिसकी वजह से वो कनेक्टेड हो जाता है. The other end it is called the big end, जो कि कनेक्टिंग रॉड का होता है, और ये कहाँ पे कनेक्टेड होता है आपका, जनरली क्रैंक शाफ्ट से कनेक्टेड होता है. तो आगे इन्होंने बता रखा है वही चीज़, तो अपन इतना ज़्यादा इसके अंदर नहीं जाएंगे. और जो ज़रूरी चीज़ है वो है आपका आई सेक्शन, यानी कि जनरली आपकी फोर्जिंग से बनी होती है, ड्रॉप फोर्जिंग लिखा हुआ है, और आई सेक्शन की बनी होती है, क्योंकि आई सेक्शन की जो बेंडिंग स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है. इसी रेलवे की जो रेलवे लाइन होती है वो भी आई सेक्शन में होती है, क्योंकि वो बेंड नहीं हो सकती. कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं अपन, प्लेन कार्बन स्टील यूज़ कर लेते हैं, एल्यूमिनियम अलॉय कर लेते हैं, निकल बेस्ड अलॉय यूज़ कर लेते हैं. नेक्स्ट इज द क्रैंक शाफ्ट. क्रैंक शाफ्ट आपको पता है कि 360 रोटेट होती है, और आपको पता है कि पिस्टन का जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन होता है उसको वो रोटेटिंग मोशन में कन्वर्ट करती है. It is a main rotating shaft of the engine. Power is obtained from the crankshaft. The crankshaft is combination with the connecting rod converts the reciprocating motion of the piston into the rotatory motion. Already अपन बात कर चुके हैं इस चीज पे. The crankshaft is held in the position by main bearing, क्योंकि जो क्रैंक शाफ्ट है वो फंसी रहती है अपनी मेन बेयरिंग्स के साथ. There are two main bearings to support the crankshaft. The material used for the crankshaft is billet steel, carbon steel, nickel chrome and other heat treated alloy steel. So next is the camshaft. So camshaft generally क्या, जो आपके वॉल्स होते हैं, लेड वॉल हो गया, एग्जॉस्ट वॉल हो गया, उसको कंट्रोल करते हैं. और कैम शाफ्ट के लिए अलग ही मैकेनिज्म होती है जो कि क्रैंक शाफ्ट से कनेक्ट होता है. किससे कनेक्टेड होता है, क्रैंक शाफ्ट से कैम शाफ्ट कनेक्ट होती है, जिसके थ्रू आप जो इनलेट वॉल और एग्जॉस्ट वॉल होते हैं उनको आप कंट्रोल करते हैं. तो लिखा भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैम शाफ्ट कंटेन्स द नंबर ऑफ कैम्स, यानी बहुत सारे कैम शाफ्ट के ऊपर नंबर ऑफ कैम्स लगे रहते हैं. इट इज यूज फॉर द कन्वर्ट रोटेटरी मोशन इनटू द लाइनर यानी कि रेसिप्रोकेटिंग और स्ट्रेट लाइन मोशन, यानी कि सीधी लाइन वाला या रेसिप्रोकेटिंग मोशन में अपन इसको कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि रोटेटरी मोशन होता है. इट हैज सो मैनी कैम्स एट द नंबर ऑफ वॉल्स इन एन इंजन एंड द एडिशन कैम इज ऑल्सो प्रोवाइडेड टू द ड्राइव द फ्यूल पंप, यानी कि ये तो जो बॉल्स हैं उसको चलाने के लिए भी काम में आ रही है, इसलिए बहुत सारे आपके कैम्स और बॉल्स के लिए इसको लिया जाता है, और साथ के साथ जो फ्यूल पंप होती है उसको भी चलाने के लिए अपन इसको लेते हैं. A gear is provided in the cam shaft to driven the distributor or oil pump. The operating the opening and closing of the engine wall are controlled by the cam provided on the cam shaft. यानी कि जो आपके वॉल्स को कंट्रोल किया जाता है वो इसके थ्रू अपन इसको कंट्रोल कर लेते हैं. सो 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन और 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, हम पहले ही बात कर चुके हैं 2 स्ट्रोक क्या होता है, 4 स्ट्रोक क्या होता है. तो आ जाते हैं 4 स्ट्रोक साइकिल पेट्रोल इंजन के ऊपर. तो जनरली 4 स्ट्रोक साइकिल का मतलब है कि हर एक बार जब भी पिस्टन मूव करेगा आपका टीडीसी से बीडीसी की तरफ, या फिर बीडीसी से टीडीसी की तरफ, तो एक स्ट्रोक कंप्लीट होगा, और उस एक स्ट्रोक के अंदर कुछ ना कुछ काम ऐसा होगा जो कि आप यहाँ पे देखेंगे, जिसकी वजह से आपका वो प्रोसेस कंप्लीट होगा. तो यहाँ पे इन्होंने क्या कुछ अलग तरीके से दिखा रखा है. पर पहला जो स्ट्रोक होता है वो आपका इनटेक यानी सक्शन स्ट्रोक होता है. क्या होता है, सक्शन स्ट्रोक होता है. साथ के साथ दूसरा वाला क्या होता है आपका कंप्रेशन स्ट्रोक होता है.
तीसरा फिर पावर होता है और चौथा एग्जॉस्ट होता है। तो अब यहाँ देखेंगे कि जब आपका पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ मूव करेगा, सॉरी, जब पिस्टन आपका मूव करेगा टीडीसी से बीडीसी की तरफ, यानी कि जब आपका पिस्टन ऊपर से लेके नीचे की तरफ आएगा, उस केस के अंदर क्या होगा, आपका एयर और फ्यूल का मिक्सचर जो होगा वो अंदर की तरफ आ जाएगा। साथ के साथ उसके बाद क्या होगा कि जो पिस्टन मूव करेगा आपका बीडीसी से टीडीसी की तरफ, यानी जब ये जो मिक्सचर होगा वो कंप्रेस होगा, यानी कि इसको अपन कंप्रेशन स्ट्रोक बोलते हैं। इस कंप्रेशन स्ट्रोक के बाद इसमें स्पार्क होगी और पिस्टन फिर मेरा मूव करेगा टीडीसी से बीडीसी तक, जिसको अपन पावर स्ट्रोक बोलते हैं। तो साथ के साथ इसके बाद जो जो फ्लू गैसेस बन जाएंगे इसके अंदर, वो आपकी बीडीसी से टीडीसी की तरफ जब मूव करेगा तो ये सारी फ्लू गैसेस ये डिलीवरी वॉल से बाहर चली जाएंगी। तो ये आपका जनरली 4 स्ट्रोक में आता है। जैसे यहाँ पे इसने नीचे लिख भी रखा है, आप देखेंगे जैसे यहाँ पे लिख रखा है कि सक्शन स्ट्रोक इज द फर्स्ट स्ट्रोक होता है। क्या होता है आपका सक्शन स्ट्रोक इज द फर्स्ट स्ट्रोक। इसमें क्या है कि पिस्टन आपका मूव कर रहा है टीडीसी से बीडीसी की तरफ, तो उसने बोल दिया कि पिस्टन मूव्स टू टीडीसी टू बीडीसी। और इस केस में क्या होता है, जो आपका इनलेट वॉल्व होता है वो ओपन हो जाता है। क्या हो जाता है आपका इनलेट वॉल्व आपका क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। और जो एग्जॉस्ट वॉल है वो क्या रहता है आपका, क्लोज रहता है। क्या रहता है, क्लोज। या लिख भी रखा है कि इनलेट वॉल ओपन एंड एग्जॉस्ट वॉल क्लोज। इसकी वजह से क्या होता है कि जैसे जैसे ये पिस्टन नीचे की तरफ जाता है, यहाँ पे क्या वॉल्यूम बढ़ता जाता है और प्रेशर कम हो जाता है। इसकी वजह से यहाँ पे जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर है वो अंदर की तरफ आ जाता है। फिर आगे हम नेक्स्ट देखेंगे, सेकंड स्ट्रोक इज द कंप्रेशन स्ट्रोक। सो कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होता है, जनरली पिस्टन आपका मूव करता है बीडीसी से टीडीसी की तरफ। सो बीडीसी से टीडीसी की तरफ जब जाता है तो उस केस के अंदर ये दोनों जो वॉल होते हैं वो क्या हो जाते हैं आपके, क्लोज्ड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, क्लोज्ड हो जाते हैं। और ये पूरा का पूरा मिक्सचर जो आप देख रहे हैं क्लियरेंस वॉल्यूम के अंदर क्या, तो पूरा सेट हो जाता है। तो इस स्ट्रोक को अपन कंप्रेशन स्ट्रोक बोलते हैं। तो नेक्स्ट स्ट्रोक इज पावर स्ट्रोक या पावर एक्सपांशन स्ट्रोक बोलते हैं इसको। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे ही स्ट्रोक स्टार्ट होता है उसके अंदर क्या होता है, एक स्पार्क होती है। क्या होती है, स्पार्क। स्पार्क क्यों हो रही है, क्योंकि पेट्रोल इंजन है। क्या है ये आपका, पेट्रोल। अगर ये डीजल इंजन होता तो इसके अंदर क्या होता, फ्यूल इंजेक्ट होता। क्या होता, फ्यूल इंजेक्ट होता। पर यहाँ पे भी क्या हो रही है, स्पार्क हो रही है। तो जैसे ही स्पार्क होती है तो यहाँ पे क्या होता है, ये फ्यूल एकदम से रैपिडली एक्सपांड करता है और प्रेशर, जैसे ही आप देखेंगे यहाँ पे, एक्सपांड रैपिडली, दे एक्सर्ट द इम्पल्स यानी थ्रस्ट फोर्स इसके ऊपर लगाता है जो आपका पिस्टन होता है, जिसकी वजह से पूरी मैकेनिज्म काम करती है। सो नेक्स्ट इज द एग्जॉस्ट स्ट्रोक। एग्जॉस्ट स्ट्रोक का मतलब है कि जब भी आपकी जो फ्लू गैसेस होंगी उस केस के अंदर क्या होगा कि आपका जो एग्जॉस्ट पोर्ट है वो आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पे एग्जॉस्ट पोर्ट आपका ओपन हो जाएगा और यहाँ से जितनी भी फ्लू गैसेस हैं वो आपके यहाँ से बाहर निकल जाएगी। इस केस के अंदर आपका जो पिस्टन है मूव करेगा वो बीडीसी से आपका टीडीसी की तरफ मूव करेगा। तो ये चारों प्रोसेस होते हैं 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के अंदर। किसके अंदर होते हैं, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के अंदर। तो हम यहाँ देख सकते हैं जो जरूरी चीज़ें उसने बता रखी है यहाँ पे कि जिसका कंप्रेशन रेशियो 5 से 8 के बीच में रहता है। प्रेशर एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन जो प्रेशर होता है वो 6 से 12 बार के बीच में रहता है। और जो प्रेशर के साथ साथ जो टेम्परेचर होता है वो 250 से 350 के आसपास रहता है इस पूरे 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के अंदर। अब यहाँ पे इसने बताया 4 स्ट्रोक डीजल इंजन। क्या बता दिया, डीजल इंजन सेम वही है आपका, सक्शन स्ट्रोक है, कंप्रेशन स्ट्रोक है, पावर स्ट्रोक है, एग्जॉस्ट स्ट्रोक है। बस यहाँ पे एक चीज़ चेंज हो गई कि यहाँ पे जो मिक्सचर आएगा सक्शन स्ट्रोक के अंदर वो सिर्फ फ्यूल आएगा। क्या आएगा, फ्यूल यानी डीजल आएगा, एयर नहीं आएगी डीजल के अंदर, ये ध्यान रखना है। और यहाँ जो प्लग लगा हुआ है वो प्लग नहीं है, ये है आपका फ्यूल इंजेक्टर। क्या है आपका, फ्यूल इंजेक्टर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। तो इसने बता दिया है कि कंस्ट्रक्शन में पिस्टन रेसिप्रोकेट इनसाइड द सिलेंडर करता है। पिस्टन कनेक्टेड टू द क्रैंक शाफ्ट से होता है जिसको कनेक्टिंग रॉड एंड क्रैंक बोलते हैं। इसमें इनलेट और एग्जॉस्ट वॉल होते हैं। साथ के साथ इसमें एक फ्यूल इंजेक्टर होता है सिलेंडर हेड पे, क्योंकि और जो फ्यूल का यूज़ करते हैं वो डीजल करते हैं। क्लियर, सिंपल है। तो इसने वही सक्शन स्ट्रोक बता दिया, वही सेम पहले की तरह है। टीडीसी से बीडीसी की तरफ जाएगा, आपका फ्यूल अंदर आ जाएगा, बीडीसी से टीडीसी तक जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा, साथ के साथ फिर पावर स्ट्रोक हो जाएगा और पावर स्ट्रोक के बाद आपका एग्जॉस्ट यानी कि फ्लू गैसेस बाहर चली जाएंगी। अभी आता है आपका 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। क्या आ जाता है, 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। सबसे पहली चीज़ आपको नोट करनी है, 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के अंदर क्रैंक का रोटेशन सिर्फ एक होगा और साथ के साथ पिस्टन सिर्फ मूव करेगा 2 बार, एक बार ऊपर से नीचे, एक बार
नीचे से ऊपर, तो ये 2 बार ही प्रोसेस होगा, यानी तो 2 स्ट्रोक होंगे और 1 बार ही क्रैंक का रोटेशन होगा। दूसरी जानने वाली चीज़ ये है कि इसमें आपके वॉल्स नहीं होते, वॉल्स की जगह पे इसमें होते हैं पोर्ट। क्या होते हैं इसके अंदर? पोर्ट। उसमें तो आपके 2 वॉल्स होते थे, एक होता था आपका इनलेट वॉल, एक होता था आपका एग्जॉस्ट वॉल। यहाँ पे होते हैं आपके पोर्ट। कौन से पोर्ट? 3 पोर्ट होते हैं, एक होता है इनलेट पोर्ट, एक होता है एग्जॉस्ट पोर्ट, एक होता है आपका ट्रांसफर्स पोर्ट। क्या होता है? ट्रांसफर्स पोर्ट। तो 3 पोर्ट हो जाते हैं इसके अंदर। तो इसने बताया यहाँ पे डायग्राम आप देख सकते हैं, सिंपल है, जो कि अपन बात कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको बताइए कि ये आपका स्पार्क प्लग लगा हुआ है। क्या लगा हुआ आपका? स्पार्क प्लग। डीजल के अंदर हटके ये क्या लग जाएगा आपका? फ्यूल इंजेक्टर। कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं। अपन ने पहले भी बात की थी, कंस्ट्रक्शन में सेम वही चीज़ है, और जो रेड में है वो आप ध्यान से देख लेंगे, जो मैंने आपको पहले ही बताया। पिस्टन रेसिप्रोकेट करता है इनसाइड द सिलेंडर, क्रैंकशाफ्ट कनेक्टिंग रॉड क्रैंक होती है, इसके अंदर कोई वॉल नहीं होता है। 2 स्ट्रोक इंजन के अंदर इसके अंदर पोर्ट्स होते हैं, और पोर्ट्स भी आपके 3 होते हैं, जो अपन बात कर चुके हैं वही, और वो कहाँ? पिस्टन के अंदर लगे रहते हैं। आगे चल देते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन है, तो फर्स्ट स्ट्रोक के अंदर 2 चीजें साथ साथ होंगी, क्योंकि पहले तो हर एक के लिए एक अलग अलग सेपरेट स्ट्रोक दे रखा था, पर यहाँ पे क्या साइमल्टेनियसली कुछ काम ज्यादा होगा। क्या काम होगा? इसने बताया है कि फर्स्ट स्ट्रोक में कंप्रेशन और इग्निशन साथ हो जाता है। क्या हो जाता है? कंप्रेशन और इग्निशन साथ हो जाता है। तो इसने बताया कि कंप्रेशन में क्या है, वही चीज सेम, बीडीसी से टीडीसी की तरफ जाएंगे तभी तो कंप्रेशन होगा। बोथ ट्रांसफर एग्जॉस्ट पोर्ट्स आर कवर्ड बाय द पिस्टन, यानी जब ऐसा होता है तो ये दोनों पोर्ट जो दिख रहे हैं वो आपके कवर हो जाते हैं, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे कवर हो जाते हैं। एयर फुल का मिक्सचर ट्रांसफर हो जाता है इनटू द सिलेंडर, सॉरी इनटू द इंजन सिलेंडर, और इससे कंप्रेस हो जाता है। आगे साथ ही साथ इसमें इग्निशन हो जाता है, क्योंकि अपर साइड में आपका फ्यूल कंप्रेस हो रहा है, तो इग्निशन हो जाता है, जिसकी वजह से आपका मोशन नीचे की तरफ आ जाता है, जिससे कि उसको पावर मिल जाती है। अब आ जाता है इसका सेकंड स्ट्रोक, जिसमें आपका एक्सपांशन यानी कि पावर स्ट्रोक हो रहा है, और साथ के साथ आपका एग्जॉस्ट भी होगा। तो वही ऐसी चीज से आपका एक्सपांशन के साथ साथ पावर स्ट्रोक हो जाएगा और एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि इसके जो 2 स्ट्रोक थे, तो 2 स्ट्रोक के अंदर, पहले स्ट्रोक के अंदर आपका सक्शन के साथ साथ कंप्रेशन भी हो रहा है, और दूसरे में पावर और एग्जॉस्ट हो रहा है, यही है। आगे देखेंगे डीजल, तो डीजल का कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सेम होगा, बस उसमें क्या लग जाएगा आपका? फ्यूल इंजेक्टर। वही आपके फर्स्ट स्ट्रोक में काम चलेगा, वही उसके सेकंड स्ट्रोक में काम चलेगा, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर सेम है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पर्पज में पूछा जाता है कि स्कैवेंजिंग क्या होती है, 2 नंबर में आया है एग्जाम में बहुत बार। तो स्कैवेंजिंग क्या होती है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ द फोर्सिंग आउट द वरंट एग्जॉस्ट गैसेस फ्रॉम द सिलेंडर फॉर एडमिटिंग द फ्रेश चार्ज इनटू द सिलेंडर, यानी कि जो खराब गैसेस है उसको बाहर निकालना और अच्छी गैसेस को अंदर रखना, उसको बोलते हैं अपन स्कैवेंजिंग। दिस एक्शन टेक्स प्लेस इन द 2 स्ट्रोक, ये सिर्फ 2 स्ट्रोक में ही होता है। अब ज्यादा इसके बारे में आपको नहीं जानना है। आ जाते हैं जो कि है मोस्ट 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 इंपोर्टेंट चीज, पर ये आपके काम के नहीं है, इसको अपन नहीं पढ़ेंगे। सो जो ऑटो साइकिल है इज वेरी सिमिलर टू दैट द डीजल साइकिल इन दैट द बोथ ऑफ दीज हैव द क्लोज सिस्टम या क्लोज साइकिल, यानी कि इसमें क्या होता है कि 4 प्रोसेस होते हैं, और चारों प्रोसेस के सीरीज में चलते हैं, यानी क्लॉकवाइज चलते हैं वो 4 प्रोसेस, उसके थ्रू आपका इंजन में प्रोसेस होता है। कॉमनली यूज टू द मॉडर्न, जो आपके मॉडल होते हैं इंटरनल कंबशन इंजन के, उसके अंदर अपन इसको यूज करते हैं। The difference between these two in that auto cycle is the spark ignition, और जैसे कि आपको पता है कि डीजल इंजन क्या होता है आपका? कंप्रेशन इग्निशन होता है। Spark ignition cycle is designed to use fuel that requires a spark to begin the combustion, यानी कि जो spark ignition cycle होती है उसके अंदर जो काम होता है वो आपका जो स्पार्क प्लग लगा रहता है, वो आपका एक स्पार्क जनरेट करता है, जिसकी वजह से आपका फ्यूल में आग लग जाती है। पर जो कि डीजल इंजन होता है उसके अंदर ऐसा नहीं होता। डीजल इंजन के अंदर आपका डायरेक्ट फ्यूल आता है, और फ्यूल आपका कंप्रेशन की वजह से ही आपका जलता है। तो यहाँ पे इसने बोला है व्हेन दी डिस्कसिंग द इंजन वी मस्ट कंसीडर बोथ द मैकेनिकल ऑपरेशंस ऑफ द मशीन्स एज वेल थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस दैट एनेबल द मशीन टू प्रोड्यूस यूजफुल वर्क। पहले ही बात कर चुके हैं कि जो फ्यूल होता है उसको वो वर्क में कन्वर्ट कर देता है, और वर्क कौन सा होता है आपका? मैकेनिकल वर्क होता है। ये है आपकी ऑटो साइकिल, ऑटो इंजन के बारे में। The auto engines consist of the many part. Each part is essentials for the 4-stroke cycle to occur.
The main part of the four-stroke engine is intake valve या inlet valve, exhaust valve, piston rings, connecting chamber या combustion chamber, connecting rod, crankshaft, spark plug, ये सारे मेन पार्ट्स हैं जो आपने पहले भी आईसी इंजन के फोर स्ट्रोक में देख चुके हो। ऑपरेशन ऑपरेशन के अंदर भी वही चीज़ सेम है सारी के जो आपका इनलेट वॉल है स्टार्ट ओपन हो जाता है, एयर फ्यूल का मिक्सचर अंदर तक डक्ट हो जाता है। उसके बाद आपका कंप्रेशन प्रोसेस होता है, साथ के साथ पावर जनरेट होती है, एग्जॉस्ट वॉल रिमेन क्लोज रहता है उसके अंदर। ये आपका सक्शन स्ट्रोक हो गया पूरा का पूरा जो अपन पहले बात कर रहे थे। फिर कंप्रेशन स्ट्रोक हो जाएगा जो अपन ने ऊपर बात कर रखी है, पावर स्ट्रोक हो जाएगा, पावर जनरेट होगी और साथ के साथ उसमें एग्जॉस्ट हो जाएगी यानी फ्लू गैसेस आपकी बाहर चली जाएंगी। अब इसकी ये थर्मोडायनेमिक साइकिल है जो आपके सामने है, आपको ये देखना पड़ेगा। अपन ने यहाँ पे पीवी डायग्राम बना रखा है यानी कि प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम अपन ने यहाँ पे बना रखा है। प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम के अंदर यहाँ पे इन्होंने प्रोसेस दे रखे हैं जो आप देख पा रहे हैं अच्छे तरीके से कि आप देखेंगे यहाँ पे कि जो 3 to 4 प्रोसेस है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है यानी कि ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। सेम टाइम पे 5 to 6 प्रोसेस देखेंगे वो भी आपका एक कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। बाकी जो 2 प्रोसेस है वो है आपके 2 to 3 और 4 to 5 जो कि आपके एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि अगर आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे जो हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन हो रहा है वो आपके कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे हीट रिजेक्शन और जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये कंबशन प्रोसेस यानी कि हीट एडिशन, वो दोनों आपके कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहे हैं। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर, ये आपको याद रखना पड़ेगा इन 4 प्रोसेस के अंदर। तो आपको यहाँ पे पता पड़ गया 2 कांस्टेंट यानी कि जो ऑटो साइकिल है उसके अंदर 4 प्रोसेस है और 4 प्रोसेस के अंदर कौन कौन से प्रोसेस है, 2 कांस्टेंट वॉल्यूम और 2 एडियाबैटिक। 2 कांस्टेंट वॉल्यूम के अंदर एक के अंदर हीट सप्लाइड हो रही है और दूसरे के अंदर हीट रिजेक्ट हो रही है। क्लियर, ये आपको पता पड़ गया है। अब जैसे यहाँ पे ना स्टेज के हिसाब से बता रखा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तो वही है स्टेज के हिसाब से जो मैंने आपको बोला था। सबसे पहले आपका सक्शन स्ट्रोक होगा, फिर कंप्रेशन स्ट्रोक होगा, फिर कंबशन होगा एंड लास्ट जो चौथी स्टेज होगी उसके अंदर आपका एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आपका पूरा सिस्टम है ऑटो साइकिल का। एग्जाम के अंदर डेरिवेशंस भी आता है, तो डेरिवेशन इस पीपीटी के अंदर नहीं डाला है, मैं अलग से अपलोड कर दूंगा। तो आगे चलते हैं। कूलिंग सिस्टम ऑफ आईसी इंजन। जनरली 2 तरीके के कूलिंग सिस्टम होते हैं। एक एयर कूलिंग सिस्टम होता है जो कि अपन इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं, एक एयर कूलिंग सिस्टम है और एक वाटर कूलिंग सिस्टम है। तो यहाँ पे अपन समझेंगे कि कौन कौन से कूलिंग सिस्टम है। पहले an automobile cooling system in the collection of the part of the substance यानी coolants that work together to maintain the engine temperature at the optimal level comprises many different components such as the water pump and coolant। इसके अंदर ये लगी रहती है। थर्मोस्टेट्स बताता है कि कितना टेम्परेचर है और जिसकी वजह से द सिस्टम इनेबल हो जाता है स्मूथ एंड एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ द इंजन, सेम टाइम द प्रोटेक्टिंग फ्रॉम द डैमेज। यानी कि उसको पता पड़ जाता है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया तो उस टाइम पे कूलिंग प्रोवाइड करनी है। तो जनरली टाइप ऑफ कूलिंग सिस्टम, इन ऑर्डर टू कूल इंजन cooling medium is required. One of the basic medium in general use for cooling IC engine. Type of the cooling systems are number 1 liquid or indirect cooling system or number 2 air और direct cooling system। सो जो डायरेक्ट कूलिंग सिस्टम है वो तो डायरेक्ट हवा उसके ऊपर आ जाती है तो जिसकी वजह से वो ठंडा हो जाता है, और कूलिंग सिस्टम में जो आपका वाटर कूलिंग सिस्टम है उसको इनडायरेक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि पानी को सर्कुलेट करते हैं। तो यहाँ पे आ गया नंबर 1 लिक्विड कूल सिस्टम, जो कि रेडिएटर या जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे रेडिएटर लगा रहता है, एक टैब होता है जिसके अंदर कूलेंट अपन भर देते हैं। आपका जो हॉट वाटर है या वो सर्कुलेट होके हॉट कूलेंट सर्कुलेट होके आता है, इस रेडिएटर में ठंडा होता है, फिर दोबारा से वाटर जैकेट के थ्रू इंजन की तरफ जाता है और उसको ठंडा करके वापस आ जाता है। A liquid is circulated around the cylinders and the absorb the heat from the cylinder wall and cylinder head। यानी कि जितनी भी आपकी जो हीट होती है इंजन के अंदर वो सर्कुलेट होती है एक चैनल के थ्रू, जिसको वाटर जैकेट बोलते हैं, उसकी हीट को एब्जॉर्ब करके लेके आता है और रेडिएटर के अंदर उसको ठंडा करता है। कूलेंट एब्जॉर्ब हीट, इट पास थ्रू द इंजन एंड ऑल्सो लुब्रिकेट द वाटर पंप। हॉट कूलेंट एंटर द रेडिएटर, जो कि अपन बात कर रहे थे, विच इज हीट इज पास्ड ऑन द एयर दैट फ्लोइंग थ्रू द रेडिएटर।
इसको आप और अच्छी तरीके से देख सकते हैं यहाँ पे आप बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हैं, डायग्राम बता रखा है कि रेडिएटर लगा रखा है, इससे हवा अंदर जाती है, नीचे वाली पाइप से अपन ठंडा वाला पानी पहुंचाते हैं जो इंजन के पास जाता है, साथ के साथ वो गर्म होके आपका वापस होके पाइप से सर्कुलेट होते हुए रेडिएटर के अंदर आ जाता है। सो एडवांटेज क्या है लिक्विड कूलिंग सिस्टम की? यूनिफॉर्म कूलिंग मिलती है सबसे पहले सिलेंडर हेड और वॉल्स के अंदर। स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन ऑफ इंजन इज इम्प्रूव बाय दी वाटर कूलिंग सिस्टम, यानी कि एफिशिएंसी बढ़ जाती है। जो जो वी एम्प्लॉय वाटर कूलिंग सिस्टम, द इंजन नीड नॉट बी द प्रोवाइडेड एट द फ्रंट एंड मूविंग व्हीकल्स। इंजन इज लेस नॉइसी एंड कंपेरेटिवली विद द एयर कूल्ड इंजन, यानी कि जो हवा से ठंडक मिलती है, कूलिंग मिलती है, उसके अंदर क्या आवाज आती है, बहुत ज्यादा नॉइसी होता है, पर इसके अंदर ऐसा नहीं होता है। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि इट्स डिपेंड्स अपॉन द सप्लाई ऑफ द वाटर, यानी पानी की सप्लाई पे डिपेंड करता है, या जो आपका रेफ्रिजरेंट एक तरीके से कूलेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो होगा तभी सर्कुलेट होगा। द वाटर पंप विच सर्कुलेट वाटर एब्जॉर्ब द कंसिडरेबल पावर, यानी कि जो पंप्स होती हैं उसको चलाने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, तो जो कंजप्शन करती है पावर का। The water cooling system fails, then it will result in several damage of the engine। अगर आपको पता पड़ा है कि रेडिएटर खराब हो गया है या कोई पंप खराब हो गई है या फैन खराब हो गया, तो जिससे सीधे सीधे आपका इंजन ही डैमेज होगा, यानी कि इंजन सीज हो जाएगा। The water cooling system is costlier as it has the more number of parts, यानी कि जो कूलिंग सिस्टम है बहुत महंगा है, आधे से ज़्यादा जो इंजन के पार्ट हैं उससे भी। नेक्स्ट इज द एयर कूल सिस्टम, जिसको अपन एक तरीके से डायरेक्ट कूलिंग सिस्टम भी बोलते हैं। एयर कूल्ड सिस्टम अ करंट of the air made to flow pass outside the cylindrical barrel outside surface area which has been the considerable increase by the providing cooling fins। यानी जो इंजन होता है उसके ऊपर ऐसे आपकी हॉरिजॉन्टल मेटल स्ट्रिप्स लगी रहती है, जिसको अपन फिन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिन्स। और वो डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाती है आपके एनवायरनमेंट के अंदर जहाँ पे आपको कूलिंग मिल रही होती है। The amount of heat dissipated to the air depends upon amount of the air flowing through the fin surface area, thermal conductivity of the metal। इन तीनों चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आपका अमाउंट ऑफ द एयर फ्लोइंग थ्रू द फिन का सरफेस एरिया कैसा है, उसकी थर्मल कंडक्टिविटी यानी वो किस मटेरियल की बनी हुई है। ये डायग्राम एयर फ्लो सिस्टम का नहीं है, ये नॉर्मली आपका वाटर कूलिंग सिस्टम का डायग्राम। एडवांटेज क्या है आप देखेंगे यहाँ पे, रेडिएटर और पंप की एब्सेंस यहाँ पे सिस्टम को लाइट बना देती है। इन केस ऑफ द वाटर कूलिंग सिस्टम देयर आर द लीकेज, बट यहाँ पे लीकेज नहीं होता है। कूलेंट आपका एंटी फ्रीज सॉल्यूशंस, जहाँ पे जरूरत ही नहीं क्योंकि जमेगा ही नहीं क्योंकि हवा से जलता है। दिस सिस्टम कैन बी यूज इन द कोल्ड क्लाइमेट वेयर द वाटर इज यूज्ड इन मे फ्रीज, यानी कि जहाँ पे पानी बर्फ बन जाता है उस जगह पे भी अपन इसको यूज कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है कि लेस एफिशिएंट होता है, इतनी जल्दी कूल नहीं करता है। और एरोप्लेन एंड मोटरसाइकिल इंजन्स वेयर द इंजन्स आर एक्सपोज्ड द एयर डायरेक्टली, वहाँ पे अपन इसको यूज करते हैं, इसकी एक्सपोज करना पड़ता है। नेक्स्ट इज द लुब्रिकेटिंग सिस्टम, जो कि अच्छा टॉपिक है, एग्जाम में आता है। लुब्रिकेशन आपको पता ही है कि वहाँ पे जो कूलेंट की तरह ही काम करता है एक तरीके से। जो आपके इंजन पार्ट्स आपके गर्म हो जाते हैं उनको आपको एक तरीके से ग्रीस या ऑयल प्रोवाइड कराता है। लुब्रिकेशन इज द एक्शन अप्लाइंग द सब्सटेंस सच एज द ऑयल ग्रीस टू एन engine compact so that the minimize the friction and the allow smooth movement। lubrication system, lubricating systems, mechanical systems of the lubricating internal combustion engine in which a pump force oil into the engine bearings। यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि इंजन के अंदर आपके बेयरिंग्स पार्ट तक आपको ऑयल को पहुंचाना होता है, तो आपको एक लुब्रिकेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है। क्या पर्पज है लुब्रिकेटिंग सिस्टम का यूज करने का या लुब्रिकेशन सिस्टम का यूज करने का? नंबर 1 आप देख सकते हैं यहाँ पे, सबसे पहले फ्रिक्शन कम करना होता है, एफिशिएंसी बढ़ानी होती है, वाइब्रेशंस को कम करना होता है, जंग को लगने से रोकना होता है, कार्बन नहीं लगे उसके ऊपर, हीट रिमूव हो जाए या हीट निकल जाए वहाँ से, पावर का लॉस कम हो जाए फ्रिक्शन की वजह से, नॉइस कम आए और कूलिंग हो जाए इंजन एक तरीके से। तो ये पर्पज है। टाइप्स ऑफ लुब्रिकेंट्स, आपके बहुत सारे डिफरेंट तरीके के लुब्रिकेंट्स होते हैं। सॉलिड होता है, सेमी सॉलिड होता है, लिक्विड्स होते हैं। सॉलिड में आपका ग्रेफाइट आ जाता है, मोलिब्डेनम आ जाता है। सेमी सॉलिड में आपके हैवी ग्रीस आ जाते हैं, मिनरल ऑयल्स रहते हैं जिसके अंदर, पेट्रोलियम्स होते हैं, वेजिटेबल ऑयल्स रहते हैं, ये आपके लिक्विड लुब्रिकेंट्स के अंदर आते हैं। प्रॉपर्टीज की बात करेंगे
तो वो आपको पता ही है प्रॉपर्टीज़। विस्कोसिटी यानी थोड़ा गाढ़ा होना चाहिए, जैसे कि आप देखेंगे कि इट इज़ मेजर ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द फ्लो ऑफ एन ऑयल, और इसको अपन किसमें SUS यानी कि आपका सेव वोल्ट यूनिवर्सल सेकंड्स के अंदर इसको लेते हैं। वैसे इसकी यूनिट ये होती नहीं है इंडिया के अंदर, इसकी यूनिट अलग होती है। विस्कोसिटी की यूनिट पॉइज, और अपन स्टोक में काउंट करते हैं। किस में करते हैं? स्टोक, यहाँ लिखा है सेंटी स्टोक्स, सेंटी पॉइज में अपन काउंट करते हैं। विस्कोसिटी इंडेक्स ऑयल की डिक्रीज होती जाती है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है, यानी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वो पतला होता जाएगा। और जब आप देखेंगे जब आपकी गाड़ी का ऑयल चेंज कराते हैं तो पतला हो जाता है, यानी कि थिन हो जाता है। इसका एक क्लाउड पॉइंट होता है, इफ एंड द ऑयल इज कूल्ड इट विल बी द स्टार्ट द सॉलिडिफाइंग एट द सम टाइम्स, और टेम्परेचर एट विच द ऑयल स्टार्ट सॉलिडिफाई, इसको अपन बोलते हैं क्लाउड पॉइंट, यानी थोड़ा सा ग्रीस की फॉर्म में आता है, काला काला बन जाता है। प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे तो पोर पॉइंट होता है, फ्लैश पॉइंट होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, आगे और भी है। आप देखेंगे एसिडिटी है, कार्बन। सो प्रॉपर्टीज़ ऑफ लुब्रिकेंट्स की अगर बात करूँ तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे पोर पॉइंट है, फ्लैश पॉइंट है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है, आप देखेंगे एसिडिटी है, उसके बाद कार्बन रेजिड्यू है, ऑयलीनेस है। तो ये सारी चीज़ें आप देखेंगे कि एक तरीके से इसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर काउंट होता है। इसके बाद एडिटिव्स होते हैं कि कुछ मिक्सिंग करना होता है उसके अंदर, तो क्या करें ऐसा मिक्स? एडिटिव्स आर द कंपाउंड एडेड द ऑयल द प्रोवाइड एंड द इम्प्रूव देयर द डिजायरेबल प्रॉपर्टीज़। तो कुछ प्रॉपर्टीज जैसे विस्कोसिटी इंडेक्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स को बढ़ा सकते हैं, एंटीवियर एंड द डिटर्जेंट्स को बढ़ा सकते हैं, तो इसके एडिटिव्स के अंदर काउंट आ जाता है। कौन कौन से पार्ट्स को अपन को लुब्रिकेशन चाहिए होता है? सिलेंडर का पिस्टन होता है, पिस्टन रिंग्स होती है, मेन बेयरिंग होती है, क्रैंक शाफ्ट होती है, क्रैंक पिन होती है, पिस्टन पिन होती है, बिग एंड होता है, स्मॉल एंड होता है, कनेक्टिंग रॉड का, कैम शाफ्ट होती है, वॉल्स होते हैं, टाइमिंग गियर्स होते हैं। इन सब के अंदर आपको लुब्रिकेशन की जरूरत होती है। जनरली 3 टाइप के लुब्रिकेशन सिस्टम होते हैं, मिस्ट होता है, आपका वेट सम्प होता है, और आपका ड्राई लुब्रिकेशन सिस्टम होता है। तो देख लेते क्या है इसके अंदर। जैसे मिस्ट और पेट्रोल, जैसे देखेंगे मिक्स्ड विथ पेट्रोल, यानी पेट्रोल और ऑयल को मिला देते हैं। जैसे आपने देखो बहुत सारी बाइक्स के अंदर पेट्रोल के साथ एक ऑयल वाला पाउच डाल देते हैं, तो वो डायरेक्टली लुब्रिकेशन का भी काम कर जाता है, तो उसको पेट्रोल बोलते हैं। तो दिस सिस्टम इज यूज टू द 2 स्ट्रोक सिलेंडर के इंजन के अंदर यूज करते थे, बहुत पुराना बात हो गई, जिसके अंदर लुब्रिकेशन ऑयल 2 to 3% होता है, जिसको अपन पेट्रोल के साथ मिलाते हैं, जिसको अपन बोलते हैं पेट्रोल लुब्रिकेशन सिस्टम। क्या बोलते हैं? पुराना हो गया है अब। आगे चलते हैं। बेड सम्प के अंदर क्या होता है? इन दिस सिस्टम बिग ऑयल सम्प इज प्रोवाइडेड द बेस ऑफ द क्रैंक के, जो कि आजकल चलता है 4 स्ट्रोक के अंदर। नीचे अपन तेल भर देते हैं उसके अंदर एक ढक्कन के थ्रू, और साथ के साथ जैसे जैसे क्रैंक शाफ्ट घूमती है वो आपके पूरे सिस्टम के अंदर आपका लुब्रिकेशंस को प्रोवाइड कर देती है, जिसके अंदर आपका स्प्लाश आता है, प्रेशर लुब्रिकेशन सिस्टम आता है। स्प्लाश एंड प्रेशर लुब्रिकेशन सिस्टम दोनों भी आ जाते हैं। स्प्लाश के अंदर क्या होता है? जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे एक स्कूप लगा रहता है, जैसे आप देख रहे हैं लिख रखा है, स्कूप लगा रहता है नीचे क्रैंक के ऊपर, और जैसे जैसे क्रैंक घूमती है वो स्कूप क्या करता है? उस ऑयल को दूसरे पार्ट तक पहुंचा देता है। दूसरा सिस्टम है आपका प्रेशर वाला। प्रेशर के अंदर यहाँ पे पंप लगी रहती है। पंप क्या करती है? आपकी टाइम टू टाइम पंप अपने आप चलती है, जिसकी वजह से आपका ऑयल सर्कुलेट होता है पूरे सिस्टम के अंदर, जिसको बोलते हैं प्रेशर लुब्रिकेशन सिस्टम। स्प्लैश एंड प्रेशर लुब्रिकेशन यानी दोनों लगा देते हैं, कि स्कूप भी लगा देते हैं एक, और स्कूप के साथ साथ आपकी पंप भी लगा देते हैं। आगे बोला उसने ड्राई सम्प क्या होता है? ड्राई सम्प क्या है कि आपका थोड़ा एक्स्ट्रा ऑयल स्टोर कर देते हैं टैंक के अंदर, जिससे क्या होता है कि जो पैन के थ्रू आपका ऑयल उसके अंदर जाता रहता है, जिसकी वजह से आपको एक लुब्रिकेशन सिस्टम मिलता है, मतलब लुब्रिकेशन मिलता रहता है। इसी के साथ यही आपके सिलेबस में आता था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच। बहुत लंबी वीडियो है।